हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 3 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। साइक्लोन वार्निंग डिवीजन है आईएमडी की, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। उसने कहा है कि बुरेवी जो है वो हिट कर सकती है तमिलनाडु को दिसंबर 4 के दिन। जैसा कि हमने लास्ट वीक देखा था कि एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका नाम निवार है, उसने भी साउदर्न स्टेट को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी, काफ़ी बुरी तरह वहां हिट किया था, जिसमें मेनली तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल थे। तो यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो पहले श्रीलंका को हिट कर सकता है, उसके बाद 4 दिसंबर के दिन तमिलनाडु को हिट करेगा। तो यहाँ पर जो साइक्लोन वार्निंग डिवीजन है आईएमडी की, उसने कहा है कि ये जो डीप डिप्रेशन जो क्रिएट हो रहा है वो इंटेंसिफाई हो सकता है साइक्लोनिक स्टॉर्म बुरेवी के फॉर्म में। जान लेते हैं साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन को डिफाइन किया जा सकता है एज ए लार्ज सिस्टम ऑफ विंड जो कि सर्कुलेट करता है अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में नॉर्थ ऑफ इक्वेटर और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में साउथ में देखा जाता है। तो यहाँ पर जो साइक्लोनिक विंड है वो मूव कर सकता है नियरली ऑल रीजन ऑफ अर्थ, लेकिन जो इक्वेटोरियल बेल्ट है वहाँ पर ये साइक्लोनिक विंड मूव नहीं करता है और ये जनरली एसोसिएटेड होता है रेन और स्नो से। यानी कि जब भी इस तरह की साइक्लोनिक विंड आती है तो उस समय बारिश जो होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। अब जान लेते हैं कि क्या टाइप्स हैं साइक्लोन के। देखिए, वेरियस टाइप्स साइक्लोन के होते हैं, वो बिल्कुल डिपेंड करते हैं कि किस तरह का लो प्रेशर सिस्टम वहां पर क्रिएट हो रहा है। मेनली जो है यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और टोर्नेडोज जो हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि साइक्लोन सिर्फ जो है वो अर्थ पे ही स्पॉट किया जाता है। डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जैसे कि मार्स, जुपिटर और नेपट्यून, वहां पर भी इस तरह के साइक्लोन को स्पॉट किया गया है। जैसे उसमें एक एग्जाम्पल है ग्रेट रेड स्पॉट का, जो कि हरिकेन के नाम से जाना जाता है जुपिटर पे, जो कि 340 ईयर्स बैक में उसको स्पॉट किया गया था। इसके अलावा ग्रेट ब्लैक स्पॉट जिसको स्पॉट किया गया था साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ नेपट्यून में। तो इस तरह के जो साइक्लोन्स है वो अर्थ के अलावा भी डिफरेंट प्लैनेट्स पे देखने को मिले हैं। इनके कुछ डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ग्रेट रेड स्पॉट उसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ग्रेट ब्लैक स्पॉट, तो इस तरह से अलग अलग जो साइक्लोन्स होते हैं उनके अलग अलग नेम होते हैं। जैसे हरिकेन्स, इसको अटलांटिक और ईस्ट पैसिफिक में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में इस साइक्लोन को टाइफून के नाम से, इंडियन ओशन और वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक अराउंड ऑस्ट्रेलिया, वहां पर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसके डिफरेंट नेम्स डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं। इसके अलावा जो लिस्ट है और जो नेम है साइक्लोन के, उसको मेंटेन किया जाता है और अपडेट किया जाता है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा। अब जान लेते हैं साइक्लोन फॉर्मेशन के बारे में। देखिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो वार्म ओशन वाटर जो कि इक्वेटर के नजदीक होती है वहां पर होता है। तो यहां पर देखिए, जो वार्म मॉइस्ट एयर होती है सरफेस ऑफ ओशन के पास, वो राइज करना शुरू करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जिससे क्या होता है, वो एयर तो वहां से राइज कर गई, तो वो जो एरिया है जहां जो खाली एरिया हुआ वहां पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है सरफेस के नियर, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है कूलर एयर का वो अब सराउंडिंग एरिया से उस लो प्रेशर एरिया के बीच में होने लगता है। तो जिससे क्या होता है कि जो भी कूल एयर है अब वो वार्म करना शुरू करती है और मॉइस्ट होकर के वो राइज अप करना शुरू करती है। यानी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना, कूलर एयर का उस एरिया में आकर के वार्म मॉइस्ट होकर के राइज करना, तो ये एक साइकिल क्रिएट होती है। तो जिसके वजह से यहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और ये जो होल सिस्टम ऑफ क्लाउड, विंड स्पिन और जो ये ग्रो हो रहा है इसमें, तो जो साइक्लोन यहाँ पर फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो विंड की स्पीड है वो 63 माइल पर आवर तक यहाँ पर उसकी स्पीड पहुंच सकती है। इसके अलावा जो इस तरह के साइक्लोन है उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, जहां पर हम कह सकते हैं कि जब विंड की जो स्पीड है वो 119 किलोमीटर होती है तो इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन या हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है कि किस तरह की स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग भी इसका नेमिंग किया जाता है। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के बारे में।
देखिए अभी न्यूज में होने की क्या वजह है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड मलेरिया डे जो है उसको 25 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे न्यूज में है क्योंकि अभी इसकी रिपोर्ट रिलीज की गई है। अब जान लेते हैं मलेरिया के बारे में। देखिए मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो कि टिपिकली ट्रांसमिट होता है एनोफिल्स मॉस्क्यूटो, जो कि मादा मच्छर होती है, उसके काटने से। तो यहाँ पर जो इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो होती है वो कैरी करती है प्लाज्मोडियम पैरासाइट को। जब ये मॉस्क्यूटो किसी भी इंसान को जब बाइट करता है तो वो उस पैरासाइट को उस ह्यूमन की बॉडी में उसके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है। एक बार वो पैरासाइट अगर आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो आपके लीवर की तरफ ट्रैवल करता है और वहां पर वो ग्रो करना शुरू करता है। इसके बाद आप सेवरल डेज जब हो जाते हैं तब वो पैरासाइट मैच्योर हो जाता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है और जो आपके रेड ब्लड सेल हैं उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहां पर जो इन्फेक्टेड मदर होती है वो अगर उसको अगर इस तरह की डिजीज होती है तो ये डिजीज उसके बेबी में भी कैरी कर सकती है अगर उसका बर्थ होता है। तो इस तरह की जो मलेरिया होती है उसको कॉन्जेनिटल मलेरिया के नाम से जाना जाता है। जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। देखिए वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो है उसको एनुअली पब्लिश किया जाता है। इसमें एक कम्प्रिहेंसिव अपडेट दी जाती है कि किस तरह से मलेरिया का जो ट्रेंड है, क्या डेटा है ग्लोबल और रीजनल वर्ल्ड में, उसके बारे में। इसके अलावा जो ये रिपोर्ट है वो ट्रैक करती है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है मलेरिया प्रोग्राम्स के अंदर। इसके अलावा कौन सारी रिसर्च की गई है और रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या प्रोग्रेस आया है, किस तरह से कहां कहां किस किस एरिया में इंटरवेंशन किया गया है, क्या प्रिवेंशन ली गई है, किस तरह की डायग्नोसिस की जा रही है मलेरिया के अगेंस्ट, क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और किस तरह से इसकी सर्विलियंस की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है जो भी डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं मलेरिया एलिमिनेशन के लिए। इसके अलावा की थ्रेट क्या है, किस तरह से हम मलेरिया के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो ये रिपोर्ट है वो पूरी तरह से बेस्ड होती है जो इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स और जो भी अदर पार्टनर्स होते हैं एंडेमिक कंट्रीज के अंदर, वहाँ से। की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट के अंदर। देखिए जो भी रिपोर्ट अभी फाइंड की गई है उसमें इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ऑल्दो जो वर्ल्ड लेवल पे जो है ये रिपोर्ट काफ़ी निराश करने वाली है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो मलेरिया केसेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला है। साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्री है उसमें हमारी कंट्री यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर जो केस काउंट है वो रिड्यूस हुआ है 20 मिलियन से इन 2000 टू अराउंड 5.6 मिलियन इन 2019। काफ़ी अच्छी बात है ये हमारे लिए। इसके अलावा जो ये रिपोर्ट है वो उसमें बताया गया है कि जो ग्लोबल मलेरिया केस काउंट है वो अभी भी अनचेंज है अगर पास्ट 4 ईयर की बात की जाए तो। इसके अलावा 2019 से यहाँ पर जो नंबर है वो अराउंड 229 मिलियन तक हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग जिसको प्रिपेयर किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि हाईएस्ट जो 11 मलेरिया बर्डन कंट्री है वर्ल्ड की उसमें आती है। तो इंडिया जो है यहाँ पर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर के तौर पे उसको देखा जाता है मलेरिया केसेस में साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो 88% मलेरिया केसेस आते हैं वो हमारी ही कंट्री से आते हैं। इंडिया के अंदर जो मलेरिया केसेस है उसमें काफ़ी रिडक्शन देखने को मिला है। कहा गया है इस रिपोर्ट में कि 2018 और 19 के बीच में जो केसेस हैं उनमें 21% का रिडक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा मलेरिया से जो डेथ होती थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला है। पास्ट 2 ईयर की अगर बात की जाए तो 2019 में जो डेथ थी मलेरिया के वजह से इंडिया में वो थी 4,09,000 पर्सन की, जो कि 2018 में थी 4,11,000। तो यहाँ पर एक डिक्रीज देखने को मिला है। इसके अलावा इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है मलेरिया केसेस में। जो कमी आई है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर उसमें यहाँ पर जो हाईएस्ट मलेरिया बर्डन कंट्रीज हैं उनमें कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, माली, घाना, इंडिया, नाइजीरिया और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया शामिल हैं। ये कंट्री जो है वो मिल करके 70% जो ग्लोबल एस्टिमेटेड मलेरिया बर्डन है उसको ये लोग
इन सारी कंट्रीज मिल करके ही पूरा कर लेती है। अफ्रीकन रीजन जो है वहां तो स्थिति और ज्यादा खराब है। मोर देन 90% जो ओवरऑल मलेरिया डिजीज बर्डन है वो यहां से ही आती है। तो यहां 2000 से अभी तक जो नंबर ऑफ मलेरिया डेथ है वो रिड्यूस तो हुई है, मलेरिया वो इंक्रीज नहीं हुआ है अगर WHO की रिपोर्ट की माने तो। इसका जो सबसे बड़ा वजह यहां बताया जा रहा है कि जो एक्सेस होता है लाइफ सेविंग टूल्स का उसमें गैप होना जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देखा गया है। इसके अलावा जो भी फंडिंग है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसमें भी एक शॉर्टफॉल देखने को मिला है। तो मलेरिया फंडिंग जो है 2019 में वो $3 बिलियन तक पहुंच गई थी एज अगेंस्ट जो टारगेट था $5.6 बिलियन का। अगली न्यूज है CSIR NIST ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज की है उसके बारे में। यहां पर 6th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इवेंट को कंडक्ट किया गया वेरियस इंस्टीट्यूट के द्वारा, ताकि यहां पर साइंस और साइंटिफिक इवेंट को पॉपुलराइज किया जा सके लोगों के बीच में। IISF यानी कि इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 को शेड्यूल किया गया है 22 से 25 दिसंबर 2020 के बीच में। तो यहां पर CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहट ने कंडक्ट किया एक कर्टन रेजर इवेंट को IISF 2020 के वर्चुअल मोड के अंदर। तो यहां पर जो CSIR NIST के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जी नरहरि शास्त्री जी, उन्होंने एक वेलकम एड्रेस में कहा कि IISF का एम है कि जो लोग हैं उनको किस तरह से इंगेज किया जा सके, साइंस के बारे में उनको किस तरह से बताया जा सके कि लोग जो साइंस है उसको इंजॉय कर सके, सेलिब्रेट कर सकें, और उनको किस तरह से समझाया जाए कि जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स यानी कि स्टेम वो किस तरह से हमारी लाइफ में सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और हमारी लाइफ को किस तरह से इंप्रूव करता है। उन्होंने इस एड्रेस के दौरान सेवरल जो भी यंग साइंटिस्ट हैं, वुमेन साइंटिस्ट, इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सेगमेंट, सैनिटेशन, विज्ञान यात्रा और इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया जो कि इस इवेंट में लाइनअप हुए थे। इसके अलावा IISF ये एक तरह का फेस्टिवल है जिसमें साइंस को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको कि लॉन्च किया गया 2015 के अंदर, ताकि प्रमोट किया जा सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके कि किस तरह साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया को लीड कर रही है डेवलप नेशन की तरफ। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर जनरल हैं CSIR के डॉक्टर शेखर C मांडे जी, उन्होंने अर्ज किया कि लोग जो है इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें और जो भी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर वर्चुअल मोड में, तो उसको यहाँ पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल होकर कॉमन मासेस को इस फेस्टिवल के बारे में समझाएं। ताकि इसके अलावा उन्होंने फर्दर ऐड किया कि जो बेसिक मोटो है इस फेस्टिवल का, उसका मकसद है कि साइंस को लोगों के बीच में लेके जाया जा सके और जो भी हमारे देश के साइंटिस्ट हैं उनको उनकी अचीवमेंट को यहाँ पर बताया जा सके। इसके अलावा फर्दर यहाँ पर डॉक्टर कलिता ने कहा कि CSIR जो है उसका फोकस जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे है। उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि जो इंस्टीट्यूट है ये वो फुल्ली इन्वॉल्व है ताकि यहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप किया जा सके जो भी स्टूडेंट्स और कॉमन मास हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसके अलावा वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू यहाँ पर साइंस मोटिवेशन प्रोग्राम, जिज्ञासा प्रोग्राम और अदर एक्सटेंशन एक्टिविटीज के थ्रू लोगों को मोटिवेट करना इसका मकसद है। इसके अलावा रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के द्वारा काफ़ी सारे समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट किया स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए, जिसमें काफ़ी ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन देखने को मिला। 16,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हमारी कंट्री में इसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, जबकि जो अभी टाइम है कोविड-19 का वो काफ़ी टफ टाइम है, फिर भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन अच्छा खासा देखने को मिला। इसके अलावा उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किया जाए जो भी अपकमिंग IISF 2020 की जो इवेंट होगी उसके अंदर। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।